नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर दमदार में सबसे पहले बात यूक्रेन संकट की करते हैं, जिस पर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक की शुरुआत हुई है। भारतीय छात्र की मौत पर इस बैठक के दौरान भी चर्चा संभव है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के नवीन के परिजनों से भी बातचीत की है। नवीन की जान यूक्रेन में खार्किव में रूसी अटैक के दौरान गई है। दिल्ली में इस वक्त मीटिंग चल रही है। हर शाम प्रधानमंत्री की ओर से यहां पर हाई लेवल मीटिंग की जा रही है दिल्ली में, खासकर यूक्रेन संकट को लेकर कि क्या रणनीति भारत की तरफ से अपनाई जाए। खासकर जो लोग वहां पर भारत के फंसे हुए हैं उन्हें किस तरह से लाया जाए, एयरलिफ्ट किया जाए। इस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है। मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 20,000 के आसपास स्टूडेंट फंसे हुए थे जब लड़ाई की, युद्ध की शुरुआत हुई थी, जब रूस ने अटैक किया था यूक्रेन पर। और उसके बाद कई चरणों में अब तक कुछ हजार बच्चे जरूर वहां से एयरलिफ्ट किए गए हैं, भारत वापस लाए गए हैं। लेकिन अब भी बताया जा रहा है कि लगभग 18,000 स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए हैं। अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनूप, आज मीटिंग में क्या बात हो रही होगी? इससे पहले हमने देखा कि फैसला लिया गया कि 4 मंत्रियों को अलग अलग देशों में भेजा जाएगा, जहां से बात करके भारतीय लोगों को सकुशल वतन वापस लाया जाएगा। और आज यूक्रेन के खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत, उसके बाद ये मीटिंग हो रही है। देखिए, बिल्कुल बैठक जारी है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि एक विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। उस प्रेजेंटेशन में जो केंद्र सरकार की तरफ से जो वहां से भारतीयों को सुरक्षित लाया जा रहा है, उसका पूरा प्रेजेंटेशन था कि किस तरीके से लाया जा रहा है, कितने छात्रों को अभी तक लाया गया है, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। तो ये तमाम बातें जो है उस प्रेजेंटेशन में दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी है, सरकार लगातार एक के बाद एक स्टेप उठा रही है, जिससे जल्द से जल्द जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उसको इवैक्यूएट किया जाए। और ये अपने आप में सरकार के लिए चिंता का विषय है। जिस तरह से एक छात्र की मौत हो गई है, उनके पिता से हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बातचीत की है। सरकार की कोशिश है कि इस तरह की घटना फिर से ना सामने आए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन सरकार की संजीदगी को, जाहिर सी बात है, और तेजी लाने की जरूरत है। वहां से भारतीयों को बाहर निकालने में उस प्रक्रिया को और तेज किए जाने की जरूरत है। धन्यवाद अनूप, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और यूपी में छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और अब 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन 57 सीटों में सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर सदर सीट भी शामिल है और इसके अलावा 5 मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी पूर्वांचल की जनता करने वाली है। छठे चरण में 676 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जिसका फैसला पूर्वांचल की जनता को करना है। मार्च को जनता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाली है। बीजेपी 2017 के प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश में है। मार्च में जिन 10 जिलों में वोटिंग होनी है उनमें देवरिया की 7 सीटें, गोरखपुर की 9 सीटें, बस्ती की 5, सिद्धार्थ नगर की 5, संत कबीर नगर की 3 सीटें, बलरामपुर की 4, बलिया की 7, कुशीनगर की 7, महाराजगंज की 5 सीटें और अम्बेडकर नगर की 5 सीटें शामिल हैं। छठे चरण की जंग में उतरे सभी उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। छठे चरण में सीएम योगी की भी गोरखपुर सदर सीट से अग्नि परीक्षा होनी है। साथ ही विपक्ष की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मैदान में हैं। छठे चरण में पूर्वांचल की आधी सीटों पर घमासान होना है। इसके लिए कुल 670 उम्मीदवार सियासी मैदान में हैं। अगर इन प्रत्याशियों में शपथ पत्र की बात करें तो एडीआर के मुताबिक प्रत्याशियों में अगर पार्टियों की बात करें तो एसपी के 48 में से 40 प्रत्याशियों पर केस दर्ज, कांग्रेस के 52 में से 23 प्रत्याशियों पर केस, बीएसपी के 57 में से 22 प्रत्याशियों पर केस और वहीं बीजेपी के 52 में से 23 प्रत्याशियों पर केस दर्ज है।
यूपी विधानसभा के चुनाव में धनबली उम्मीदवारों का भी बोलबाला है। सभी दलों में ज्यादा प्रत्याशी करोड़पति हैं। छठे चरण में ताल ठोक रहे 670 उम्मीदवारों में 253 प्रत्याशी करोड़पति हैं, जिनमें बीजेपी के 52 में से 42 करोड़पति हैं, एसपी के 48 में से 45 करोड़पति, बीएसपी के 57 में से 44, कांग्रेस के 56 प्रत्याशियों में से 26 करोड़पति हैं। इस छठे चरण में 57 सीटों पर अलग अलग दलों के प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। अब 3 मार्च को जनता इन उम्मीदवारों की किस्मत तय कर देगी, जिसका 10 मार्च को फैसला भी आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 3 मार्च को जिन 57 सीटों पर वोटिंग होनी है वो पूर्वांचल में आते हैं और ये पूर्वांचल वो इलाका है जो कभी भी किसी एक राजनीतिक दल के साथ नहीं रहता है। बार बार यहाँ के मतदाताओं का मूड बदलता रहता है, जो नतीजों के रूप में सामने आता है। चलिए आपको समझाते हैं और बताते हैं कि कौन कौन सी बड़ी बातें हैं छठे चरण के चुनाव को लेकर। छठे चरण की बड़ी बातें क्या है? 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है और सभी ने तैयारी कर ली है। चुनाव मैदान में 676 उम्मीदवार हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, जो चुनाव मैदान में है इन 57 सीटों पर। गोरखपुर शहर से सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और ये सीट लगातार कई सालों से, कई दशक से बीजेपी के ही पास है। योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद रहे, लेकिन पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी भी लड़ रहे हैं चुनाव। जी हां, समाजवादी पार्टी के राम गोविंद चौधरी भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पीसीसी चीफ अजय लल्लू भी चुनावी मैदान में है और उनकी भी परीक्षा इसी चरण में होनी है, यानी कि सबके जो बड़े चेहरे हैं वो चुनावी मैदान में। पूर्व स्पीकर माता प्रसाद की किस्मत भी दांव पर है और वो भी छठे चरण में ही उनके किस्मत का भी फैसला मतदाता करने वाले हैं। 8वीं बड़ी बात, योगी सरकार के 5 मंत्री चुनाव मैदान में छठे चरण में 57 सीटों पर, उनमें 5 सीटों पर योगी सरकार के 5 मंत्री चुनाव मैदान में हैं। 9वीं बड़ी बात क्या है ये भी आपको बता दें, मतदाताओं की संख्या 2.14 करोड़। हालांकि कितने फीसदी लोग वोटिंग करते हैं उस पर निगाह बनी रहेगी। हमने देखा पहले 5 चरणों में किस तरह से मतदान फीसदी कम रहा है। उम्मीद है कि इस बार वोट परसेंटेज बढ़े। तो चुनाव प्रचार थम चुका है और थमने से पहले सियासी दलों ने छठे चरण के लिए जिस तरह से पूरा जोर लगाया वो आपको दिखा देते हैं अलग अलग जगहों की तस्वीर। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, सिद्धार्थनगर में जनसभा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलिया और संत कबीर नगर में प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराजगंज और कुशीनगर में विपक्ष पर जमकर हमला बोला, प्रचार की कमान संभाली। तो वहीं विपक्ष वो कहां था ये भी देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बलिया और गोरखपुर में थे, वहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की और मायावती ने मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी लगातार पूर्वांचल में एक्टिव है। आज वो बस्ती में थी, वहां पर उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार किया है। तो ये तस्वीरें आपके पास, आपके सामने, एक एक कर सभी तस्वीरों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात सीएम योगी आदित्यनाथ की करते हैं। विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी पर दंगा भड़काने, दंगा कराने के आरोप लगाए। वही बात उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर भी कही, जो लगातार वो अपने मंच से कर रहे हैं। तो बिजली को लेकर भी तंज कसा है। 5 साल में किसी ने दंगा करने का तो साहस किया, किसी गरीब को छेड़ने का, किसी गरीब की जमीन पे कब्जा करने का तो साहस किया? भाइयों बहनों, हमारी सरकार दंगाइयों को रोकने वाली, बिना भेदभाव की सुरक्षा प्रदान करने वाली सरकार है। बहुत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो पहुंचे बलिया और संत कबीर नगर, जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विजन के लिए जनता के सामने रखा कि भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या है और जनता को उनके साथ आना चाहिए। सांसद भी रहे हैं, प्रभावी सांसद रहे हैं, सब लोग यहां मौजूद हैं। बहनों भाइयों, सबसे बड़ी पूंजी होती है मनुष्य की भरोसा और विश्वास। इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूं, किसी भी सूरत में आपके भरोसे और विश्वास को यह भारतीय जनता पार्टी टूटने नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता देखिए, हमने मर्यादाओं का कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं किया। हमने किसी मुस्लिम समाज के लोगों का उत्पीड़न करके, दबाकर राम मंदिर बनवाया हो, ऐसा नहीं है। न्यायालय का फैसला था, राम मंदिर बन रहा है।
लगता है परमात्मा भी हम लोगों की नीयत को पहचानता है कि साफ नीयत वाले लोग हैं, इसीलिए यह फैसला भी आ गया। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी तीखे हमले कर रहे हैं, खासकर बीजेपी सरकार सीएम योगी आदित्यनाथ पर। बीजेपी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के तरीकों पर भी उन्होंने सवाल उठाया। भारतीय जनता पार्टी को छठे चरण में छांटने का काम करेंगे। बताओ, सफाया करोगे कि नहीं करोगे? इनके नेता आपने देखे होंगे जो वोट मांगने आ रहे हैं। कई जगह इनके बीजेपी के प्रत्याशी दंडवत होकर के वोट मांग रहे हैं, कुछ कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहे हैं, कुछ लोग तेल मालिश कर करके वोट मांग रहे हैं। और इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर दंगों की याद दिलाई और लोगों से कहा कि समाजवादी पार्टी दंगा करवाती है। बीजेपी के कामकाज को जनता के सामने उन्होंने रखा और उसके आधार पर वोट की अपील की। फलाना भैया कहीं फलाना भैया कहीं फलाना वो लोग गुंडागर्दी थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? और अभी देखो, विकास के दृष्टि से अभी हम लोगों ने तय किया है कि किसान को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे। इस बात को हम लोगों ने तय किया। बहनों के लिए तय किया है कि हर होली दिवाली पर 2 सिलेंडर मुफ्त में देंगे और उपहार के रूप में देंगे। उधर आज कुशीनगर में हंगामा हो गया। कुशीनगर के फाजिल नगर में विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ है, जिसका आरोप बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगाया। आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों के साथ प्रचार करने जा रहे थे, तभी खलवा पट्टी गांव में उनके काफिले पर पथराव हुआ है, जिसमें 12 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। जो हैरान करने वाली बात यह है कि संघमित्रा मौर्य, जो अभी भी बीजेपी की ओर से सांसद हैं, उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ही अपने पिता के काफिले के ऊपर हमला करने का आरोप लगाया है। वीडियो बना लीजिए भाई, वीडियो बना लीजिए, तमाशा करने आई है, वीडियो बना लीजिए, तमाशा करने आई है, तमाशा वीडियो बना लो भाई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं फाजिल नगर, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार में थे, तभी उनके काफिले पर अटैक हुआ है। जो आरोप लगाया जा रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले आरोप लगाया और अब संघमित्रा मौर्य, उन्होंने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है, जहां पर कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके पिता के काफिले पर अटैक करवाया है। ये यहाँ देख सकते हैं आप, सड़क पर उतर आई हैं खुद संघमित्रा मौर्य और बहसबाजी भी होती हुई नजर आ रही है। आरोप लगाया है उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, कि उनके पिता के ऊपर, उनके पिता के काफिले के ऊपर अटैक करवाया गया। पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा था, चुनावी रोड शो हो रहा था, जिसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी, डंडा, हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से दौड़ा के मारा है। चूंकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा था आज, इसलिए मेरी गाड़ी, जिस गाड़ी में बैठा तो आगे निकल गई। और इधर लखनऊ के रमाबाई मैदान में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। एसपी कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी को अंदर जाने से रोक दिया। गाड़ी में सिटी मजिस्ट्रेट लिखा हुआ था, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी रोक दी। रमाबाई अंबेडकर मैदान में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर ईवीएम रखी गई है।
एसपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गाड़ी में बैठे लोग ईवीएम से छेड़छाड़ करने के इरादे से आए थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि गाड़ी के अंदर हथौड़ा और प्लास भी मिला है। उसमें छेनी थी, हथौड़ी थी और ताले थे और सील थी। इसका मतलब था कि ये पूरी साजिश थी कि वहाँ ताले तोड़ करके छेनी से, हथौड़ी से और ताले लगा के नए वहाँ अंदर किसी को एंट्री करानी थी। और जो लोग साथ में उस गाड़ी में और लोग थे वो उसमें से भाग गए, जो उस गाड़ी में से थे। इसलिए ये पूरी साजिश है जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार की। किसी भी लोकतांत्रिक देश में इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि चुनाव के बाद अपोजिशन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ईवीएम मशीन जहां रखी हुई है उसे रखाना पड़ रहा है। उसके बाहर 24 घंटे बैठना पड़ता है कि कोई ईवीएम मशीन में छेड़खानी ना करे, और उसके बावजूद भी एक अधिकारी जिप्सी लेके घुस जाता है ईवीएम मशीन जहां रखी हुई है और उसके गाड़ी में छेनी हथौड़ी पाई जाती है। चुनाव आयोग को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी तो ये विश्वास खो रही है सरकार लगातार। चलिए यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। नरेंद्र मोदी पूर्वांचल की लड़ाई में सबसे आगे कमान संभालते नजर आ रहे हैं और 3 दिन वाराणसी प्रवास कर सकते हैं। 3 मार्च को पीएम के काशी आने की खबर है। सबसे पहले 3 मार्च को चंदौली में हो सकती है सभा। 3 मार्च को काशी में रात्रि विश्राम करेंगे पीएम मोदी। 4 मार्च को बनारस में होगा पीएम मोदी का रोड शो। 4 मार्च को ही बनारस और जौनपुर बॉर्डर पर हो सकती है पीएम मोदी की जनसभा। 5 मार्च को राजा तालाब के खजूरी में एक रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अभी तक जो प्रस्तावित जो खबर आ रही है प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर, वाराणसी को लेकर खासकर, वो इस तरह से है। वाराणसी का मकसद होता है पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से।